हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी लॉ की स्ट्रेटजी के बारे में। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि माय नेम इज उज्जवल दीक्षित एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं रोक कर, लेकिन हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे किस पे? कंपनी लॉ स्ट्रेटजी पे। देखिए, क्लैट पीजी में कंपनी लॉ के क्वेश्चन आते हैं। आज मैं एनालाइज कर रहा था पास्ट ईयर्स को, तो हर समय 5 क्वेश्चन तो आए ही हैं। उसके साथ साथ कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 15 क्वेश्चन करीब कंपनी लॉ से ही आ गए हैं। तो कंपनी लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज क्लैट पीजी इज कंसर्न। तो अब बात ये, कंपनी लॉ बहुत बड़ा है। जब मैंने भी पहली बार दिया था तो मुझे भी यही लग रहा था कि यार इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब इतना बड़ा एक्ट है, कैसे पूरा कवर किया जाए। लेकिन अगर आप पास्ट ईयर देखें या फिर आप नॉर्मली भी एग्जाम्स को देखें तो कंपनी लॉ आपको मास्टर करने की जरूरत नहीं है पूरा। ये नहीं कि आपको उसमें पीएचडी करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब एक फाउंडेशन ले डाउन करनी है आपको। अगर मैं कह दूं कि एक आपको फाउंडेशन ऐसे बनानी है जिस पर आपको थोड़ी सी बिल्डिंग बना लेनी है, इतने में आपका काम चल जाएगा। मान लीजिए कि एक 24 मंजिल की, 24 मंजिल की एक तरीके से बिल्डिंग बनानी है। आपको क्या करना है, आपको एक फाउंडेशन ले डाउन कर देनी है और 20 मंजिल बना देना है। बाकी के जो 4 मंजिल हैं वो आप रीसेंट केस जब पढ़ेंगे उससे ही कवर हो जाएगा। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं आज, मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आप लोग मुझे 4 दिन दीजिए, 4 दिन, और कहिए कि मैं 20 पेजेस रोज पढ़ूंगा, तो मैं आपका कंपनी लॉ खत्म कर दूंगा। 4 दिन 20 पेज मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, विजय यात्रा वाला जो हम लोग का पैकेज है उसमें मिल जाएंगे, कि मैंने 76 पेजेस में इसको खत्म कर दिया है। पूरा पहले चार्ट बनाया हुआ है, उसके बाद केस लॉस का, उसके बाद सब टॉपिक पे सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक हैं, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, एकदम इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। ये मैंने क्यों किया? देखिए, ऐसा नहीं कि मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और थंबनेल लगाने के लिए मैंने कह दिया कि नहीं 4 दिन में आपका कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं कि मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने नोट्स में कवर किए हैं। और अगर आपके पास नोट्स नहीं भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर कवर कर लेते हैं कहीं से भी, आपके अपने नोट्स हो या फिर कोई कोई भी हो, आप अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो कंपनी लॉ का क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से अराउंड 80% आप कर ले जाएंगे। और इसी के साथ 20% जो है वो जो रीसेंट केसेस आएंगे उससे आपको करना होगा। तो अगर कोई चीज आपने यहां पे पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, या फिर पढ़ी है उतनी डीप में नहीं पढ़ी है और रिसेंटली कोई केस आ जाता है, तो फिर ये आपकी ड्यूटी हो जाएगी। और क्लैट पीजी का जो हम लोग का बैच चल रहा है उसमें तो हम लोग एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर ही देते हैं, लेकिन ये आपकी ड्यूटी हो जाएगी कि आप फिर उसको पढ़ें, आप फिर उसको डीप में जाके पढ़ें अगर कोई रिसेंटली कोई अच्छा जजमेंट आ जाता है। बाकी इन्हीं टॉपिक से क्लैट पीजी क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग ये पहले देखने वाले हैं कि क्लैट पीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एज फार एज कंपनी लॉ इज कंसर्न। उससे पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग एक फ्री इनिशिएटिव लाए हैं, क्लैट पैसेज प्रैक्टिस। अभी से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है। उसमें हम आपको रोज 2 पैसेज देते हैं अलग अलग लॉ से, और उनपे 20 क्वेश्चन देते हैं जैसे क्लैट पीजी में आता है वैसे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको रोज जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, आप हमारे केएफए लीगल ऐप पर जाएं, आप हमारे www.kfaLegal.com वेबसाइट पर जाएं और ये पूरी करें। हम लोग 50 जो हैं पूरे करने वाले हैं सीपीपी, मतलब आपके पास 49 सीपीपी में 98 टॉपिक्स होंगे। 98 टॉपिक्स जो क्लैट पीजी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो क्लैट पीजी जो सीपीपी 50 होगी, उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने एक कंपटीशन रखा हुआ है कि जो बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे और टॉप 3 लाएंगे उनको हम लोग एक मॉनेटरी प्राइज देंगे। और ये होगी फ्राइडे को, इसी फ्राइडे को हम लोग का होने वाला है ये। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। और तैयारी कैसे करनी है, जो पिछली 49 सीपीपी हैं उनके जितने भी टॉपिक्स हैं, 98 टॉपिक्स हैं, उनको जाइए, उनको कवर करिए, उनको बारे में पढ़िए। इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या मैं मजाक में थोड़े नहीं कुछ ऐसे ही कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो आपकी वो 98 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और दूसरा, आप आके यहाँ पे पेपर देंगे, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आप ही की तैयारी है। अगर आप इस वीक में कर लेते हैं, 4 दिन 5 दिन बचे हुए हैं, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, यू शुड पार्टिसिपेट इन इट। तो ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ अगर हम लोग को पढ़ना है क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो होती है ये पढ़ना जरूरी है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें डेफिनेशन एंड की एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये अपने शेयर होल्डर से अलग होती है, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा सेपरेट। एक मिनट रुकिए, मैं जरा अपना फोन बंद कर देता हूं। सॉरी।
तो अब क्या है इसमें, आपको सेपरेट लीगल एंटिटी, आप लोग जानते होंगे कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, नोट्स में पूरा अच्छे से आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ टॉपिक की बात कर रहा हूं। कॉर्पोरेट विल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये भी आप जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए कि एक केस था, पता नहीं मैंने इसमें लिखा, हाँ, गिलफर्ड मोटर करके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इससे आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे कि कॉर्पोरेट विल क्या होता है और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है। देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि एक कंपनी ये है, ये अलग है इसके शेयर होल्डर्स से। ठीक है, तो अगर मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड और उसमें ABC ये पर्सन्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर XYZ ने कुछ गलत किया है तो हमको अगर सू करना है तो हम इनको करेंगे, इनको नहीं करेंगे। तो इफ अ कंपनी has done anything wrong, then you have to sue the company and not the its shareholders। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस चीज को हटाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक आपको केस बताते हैं, यही गिलफर्ड मोटर्स वाले में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं कि एक भाई थे, एक्स थे, वो वाई कंपनी में काम करते थे, ये मोटर्स की कंपनी थी। एक्स ने कहा कि मैं छोड़नी है मुझे कंपनी, तो वाई वालों ने कहा कि ठीक है आपको छोड़नी है, आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक क्लॉज था उनके कॉन्ट्रैक्ट में कि यहां से छोड़ने के बाद जहां पे भी आप जाएंगे आप वाई कंपनी के कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करेंगे, ये उसमें क्लॉज था। तो एक्स मान गए, एक्स ने कहा कोई बात नहीं, एक्स ने इस वाली पेंसिल का यूज कर लेते हैं, एक्स मान गए और एक्स ने कहा कोई बात नहीं, मैं अप्रोच नहीं करूंगा, एक्स ने कहा। अब एक्स जाते हैं अपनी वाइफ ए के पास और कहते हैं तुम ऐसा करो, एक BC नाम की कंपनी बनाओ। ठीक है, और ये BC नाम की कंपनी जो वाई कंपनी थी उसके कस्टमर्स को अप्रोच करती है। अब जब वाई शिकायत करता है तो एक्स कह देते हैं कि मैं थोड़े नहीं अप्रोच कर रहा हूं, ये तो BC कंपनी कर रही है और आप BC कंपनी को सू करिए। BC कंपनी के साथ आपका कोई एग्रीमेंट था क्या? अब देखिए इनका क्या कहना था कि BC इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इफ इट इज डूइंग इट समथिंग देन आई एम नॉट लायबल फॉर दैट इवन इफ आई एम अ शेयर होल्डर इन इट। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन यहां पर कोर्ट कहता है कि यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, मतलब कि वैसे तो हम नहीं देखेंगे कि कंपनी के अंदर कौन क्या कर रहा है, वैसे हम सू नहीं करेंगे शेयर होल्डर्स को, हम कंपनी को ही सू करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर फ्रॉड हो रहा हो, शैम ट्रांजैक्शन हो रहा हो, टैक्स इवेजन हो रहा हो या फिर उसका नेचर एनिमी कैरेक्टर का हो, तो इन परिस्थितियों में हम कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देंगे। और इसका मतलब क्या होगा कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने का, कि वो कंपनी जो है उसके अलावा आप उसके शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी के हैं उनको भी सू कर सकते हैं और वो भी लायबल हो सकते हैं। तो यहां पर कंपनी, जब कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की BC कंपनी की, तो उसने पीछे देखा कि एक्स काम कर रहा था और उन्होंने कहा कि एक्स जो है वो वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में था, उसका उसने वायलेशन किया, इसलिए ये लायबल होगा। तो ऐसे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है। अब देखो यहां पढ़ाना नहीं है, लेकिन वही है कि फ्लो में भावनाओं में बह जाता हूं मैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको ये पॉइंट वाइज नोट्स इसमें मिल जाएंगे जब आप व्हेन यू विल रेफर टू आवर नोट्स, कंपनी लॉ के जो ये नोट्स हैं, इसमें पहले ही शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा पूरा कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, वंस इनकॉर्पोरेटेड एक्ट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी आर इट्स ओन नॉट दोज ऑफ शेयर होल्डर्स। उसके बाद लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल, ये देखो गिलफर्ड मोटर वाला भी है, कंपनी फाउंड टू इवेड नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, पूरा इसमें आराम से आगे समझाया भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, तो ये आपको कर लेना है, ये बहुत ही जरूरी है करना, एंड यू शुड डू इट। ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने देखा था, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यू शुड डू इट। अब आ जाता है दूसरा, वो क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। प्राइवेट कंपनी होती है, मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, कितने मिनिमम डायरेक्टर की जरूरत होती है। पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, मतलब कि वो कंपनी हर कंपनी का क्या मकसद होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, बिजनेस करे। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो चैरिटी के लिए होती हैं, एजुकेशन के लिए होती हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये भी आपको पढ़ना है। स्मॉल कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये आपको करना है। ये मुश्किल से हम लोगों ने अपने नोट्स में 3 पेजेस में कर दिया है पूरा एकदम से, तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। या फिर आपके जो नोट्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्लीज इसको कोई वो मत समझिएगा कि मैं नोट्स के लिए कह रहा हूं क्या यू कैन एक्सेस माय नोट्स एंड यू हैव टू परचेज द कोर्स। नो, आपके पास भी अगर नोट्स हैं आप उससे करिए, बस इन टॉपिक्स को करिए, ज्यादा डीप में मत जाइए। और इसके बाद फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज जो है वो आता है। रोल ऑफ लायबिलिटी ऑफ एंड प्रोमोटर्स, तो इसमें क्या होता है कि
आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें शुरुआत में कुछ लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिजनेस करना है, मान लीजिए कि मैं XYZ प्रोडक्ट को बनाना चाहता हूं और उसके लिए मैं ए हूं और बी के साथ मैंने कंपनी को खोला। अब जब ये मैंने कंपनी खोली तो शुरुआत में ही मुझे XYZ थोड़े खोल नहीं लूंगा मैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे फंड, हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, फंड की जुगाड़ करेंगे, कहां पे कंपनी में क्या लाना है, उसके बाद फिर XYZ खोलेंगे। तो ये जो ए और बी थे जिन्होंने शुरुआती काम किया, ये प्रोमोटर होते हैं, ये कंपनी बनने से पहले ही एग्जिस्टेंस में होते हैं। इनके रोल्स क्या होते हैं, इनकी लायबिलिटीज क्या होती हैं, इनके राइट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर क्या कौन से लॉज लगते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो रोल एंड लायबिलिटी ऑफ प्रोमोटर्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो, मान लो मैंने एक कंपनी खोलने की कोशिश की अपने दोस्त के साथ और हम दोनों ने मिलकर एक एक्स व्यक्ति के साथ गए और कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अभी कंपनी नहीं हुई है, अभी कंपनी एक्स नाम की कंपनी में बनाना चाहता था, वो अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। उससे पहले ही हम लोगों ने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि भाई ऐसा ऐसा तो हमें प्रोवाइड करो, हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाएगी, आप मुझे इसकी मशीन दीजिए। अभी कंपनी नहीं आई है तो कंपनी के बिहाफ पे हम नहीं गए हैं, हम अपने उससे गए। अब उसके बाद फिर मैंने कंपनी को बना दिया। अब इंग्लिश और इंडियन लॉ में थोड़ा अंतर है। इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि कंपनी लायबल नहीं होगी उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक वाई कंपनी के साथ एंटर किया था तब एक्स जिस कंपनी के लिए मैंने किया था वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, तो इसलिए एक्स लायबल नहीं होगी। लेकिन इंडियन लॉज अगर आप सेक्शन 15 पढ़ते हैं किसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो आपको मिल जाएगा कि कुछ ऐसे टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट अगर हैं तो आप इन्फोर्स करा सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ भी जो उस समय तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। तो जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत ही छोटे में अपने उसमें कवर कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकदम से आ जाए ये मुश्किल है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखो, हाँ, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जनरल रूल क्या होता है, अनइन्फोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी, जो मैंने आपको बताया क्योंकि कंपनी आई नहीं थी। लेकिन एक्सेप्शन है सेक्शन 15 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कंपनी में इन्फोर्स, वो कंपनी इन्फोर्स कराया जा सकता है इफ कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड टर्म्स वारंट सच इन्फोर्समेंट। एक तो मेरे पर्पस के लिए हो और दूसरा एंड है यहां पे जो टर्म्स हैं वो इन्फोर्समेंट कहते हो कि जब कंपनी आएगी, जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो कंपनी ये इन्फोर्स करा सकती है या कंपनी के खिलाफ ये इन्फोर्स हो सकता है। तो ये होते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको यहां मिल जाएंगे अच्छे से अंदर। ये तो इन्फोर्सबिलिटी थी, क्या होता है, कौन सा केस है, वो आपको मिल जाएगा। फिर आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हम लोग सब लोग जानते हैं इसको, कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शायद कंपनी भी कहा जाता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, सबको दिया होता है। अब इसी में 3 देखो डॉक्ट्रिन आ जाती हैं, अल्ट्रा वायर डॉक्ट्रिन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नहीं, अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन होता है और इसी के साथ एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। चलो मैं इसको आपको बताऊंगा, 3 होती हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वो मैंने कहीं दिया, हाँ दिए, देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या इंडोर मैनेजमेंट रूल और अल्ट्रा वायर डॉक्ट्रिन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो मैं आपको एक बार, अच्छा चलो, एक तो लगता है कि समझा ही दूं, बस ये आखिरी चीज है, बाकी मैं समझाऊंगा नहीं, मैं आपको बस टॉपिक के नाम बता दूंगा, लेकिन ये आखिरी चीज समझा देता हूं। कहां पे मैंने दे रखा है, कहां पे है यार, 1 मिनट, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर वो चीज दी रहती है जो पब्लिक, एक तो ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और इसमें सब चीजें लिखा होता है, नेम, क्या पर्पस है कंपनी का, कौन कौन डायरेक्टर, सब कुछ लिखा होता है इसमें। अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ किसी एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है, भले ही कंपनी एक्सप्रेसली उनको नोटिस ना दे, लेकिन ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो हर चीज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है वो उस व्यक्ति को पता होगी। इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट ये है कि कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि उसको हर व्यक्ति को जाके बताना जिसके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती है कि भाई हमारा ये डायरेक्टर है, हमारा ये रोल है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये सब नहीं बताना, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए, एंड वी विल प्रिज्यूम दैट यू हैव द नोटिस एंड दिस
डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका एक क्या कहते हैं एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन को कहा जाता है इंडोर मैनेजमेंट रूल, और ये केस है टॉरकंड रूल। ये ब्रिटिश का एक केस था, ब्रिटिश, एक मिनट रुकिएगा, इसका रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉरकंड। अब इसका मैं आपको सिंपल बता देता हूं, बाकी आपको यहां पे मिल जाएगा कि ठीक है, मान लो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ जाकर एंटर करता है किसी भी एग्रीमेंट में, तो उसको जो इंटरनल कमिटीज हैं उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे। मान लो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था और मैं एक थर्ड पार्टी हूं, ये किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था और वो कंपनी का कोई व्यक्ति आया मेरे पास और उसने कहा कि सर मैं एंटर कर रहा हूं, तो क्या अब मैं अंदर जाके देखूंगा कि भाई दिखाओ कि वो जो कमिटी के जो साइन थे वो कहां पे हैं, आपने परमिशन ली कि नहीं ली? नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है, देखो, इफ एन एजेंट एक्ट विथ इन अपरेंट अथॉरिटी, अपरेंट अथॉरिटी मतलब कि लग रहा है मुझे कि भाई ये तो डायरेक्टर है, ये तो बहुत बड़ा इंप्लॉई है, बहुत बड़ा इनका ऑफिसर है, तो इसके पास तो अथॉरिटी होगी, तो वो अपरेंट अथॉरिटी है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन लग रहा है कि उसके पास अथॉरिटी होगी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। तो इफ एन एजेंट एक्ट्स विद इन अपरेंट अथॉरिटी ग्रांटेड बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट, द कंपनी इज बाउंड इवन इफ इंटरनल अप्रूवल वर नॉट एक्चुअली ऑब्टेन्ड। वही बात कि मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास अथॉरिटी होगी, भले ही अंदर तुमको मिली हो। तो इन केसेस में हम ये नहीं कह सकते हैं, कंपनी ये डिफेंस नहीं ले सकती कि नहीं सर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ा नहीं कि इंटरनल अप्रूवल जरूरी होता है, इसलिए आपको देखना चाहिए था कि इंटरनल अप्रूवल। नहीं भाई, हम नहीं देखेंगे तुम्हारा अंदर क्या चल रहा है, अपना मैनेजमेंट कौन क्या कर रहा है उसमें हम नहीं देखेंगे, नहीं तो हम कब बिजनेस करेंगे। इसलिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये कंपनी को बचाती है। डॉक्ट्राइन इंडोर मैनेजमेंट रूल ये जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसको बचाता है, ये उसका एक्सेप्शन है। वो कहता है कि आपको पता होना चाहिए, ये कहता है नहीं भाई अंदर क्या हो रहा है वो मैं पता करने नहीं आऊंगा। ठीक है, इसी की तरह अल्ट्रा वायर्स एक्ट ये अलग है कि अगर मान लो, इसका एक बहुत अच्छा केस है, लैंडमार्क केस है ऐश्वरी रेलवे वर्सेस ऋषि। इसमें क्या हुआ था, मैं एक कंपनी मान लो खोल रहा हूं और मेरा काम है, मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है जाके कि भाई हमारी कंपनी सिर्फ रेलवे में काम करेगी, रेलवे के जो मटेरियल होते हैं वही बनाएगी। अब हमारी कंपनी ने क्या किया, उसके किसी एजेंट ने क्या किया कि वो चला गया और वो एरोप्लेन के मटेरियल लेने लगा, तो ये अल्ट्रा वायर एक्ट हो गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये ऑब्जेक्ट नहीं था, ये नहीं परमिशन थी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो वो पूरा है कि क्या पोजीशन होगी, उसके बाद जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा उसका क्या होगा, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं आपको मोटा मोटा समझा दे रहा हूं। देखो, जब भी आप नोट्स, अभी आगे जब स्ट्रेटजी की बात करेंगे तब ये बात बताएंगे, लेकिन मैं एक रिवीजन का 3-2-1 का रूल अपनाता हूं, वो मैं बताता हूं कैसे होगा। फिर उसके बाद अब मैं सिर्फ टॉपिक की बात करूंगा भाई, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। फिर आ जाता है शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर्स राइट। इसको आपको ज्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर आप जानते हैं कि वोटिंग राइट के साथ होते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी के ऊपर, आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो प्लीज आप टाइप्स ऑफ शेयर देख लीजिएगा, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल, शेयर होल्डर्स के राइट क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, कैसे होती है, प्रीएम्प्टरी राइट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है शेयर का, एग्जिट राइट्स क्या होते हैं, बायबैक, और ये सब, ये आपको इतने आपको टॉपिक कवर कर लेने हैं। ठीक है, शॉर्ट्स में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोस्पेक्टस को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब वो क्या है कि प्रोस्पेक्टस में ये आ जाता है, एक मिनट सॉरी, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन, रेड हेरिंग और शेल्फ और डीम्ड प्रोस्पेक्टस ये क्या होते हैं ये आपको देख लेना है। उसके बाद पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ऑफर क्या होता है, सारा वाला केस, कंटेंट कौन से होने चाहिए, अगर कंटेंट में कोई गलती आ जाती है, लायबिलिटी हो जाती है, तो मिस स्टेटमेंट अगर कोई हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर होगी, क्रिमिनल होगी, सिविल होगी, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा, तो आपको ये पढ़ लेना है। फिर मेंबर मीटिंग और रिजोल्यूशन, हम लोग सब लोग जानते हैं कि मीटिंग्स होती हैं कंपनीज में और रिजोल्यूशन पास होते हैं, तो कौन सी मीटिंग, कैसी मीटिंग, ये आपको एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, नोटिस एंड कोरम क्या होना चाहिए मीटिंग में, रिजोल्यूशन जो स्पेशल ऑर्डिनरी, इनमें कौन से एग्रीमेंट किससे हो सकता है, कौन सा काम स्पेशल से होगा, कौन सा काम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से हो सकता है, ये सब नोट्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये आपको पढ़ना होगा, वोटिंग, शो ऑफ हैंड्स मतलब कैसे वोटिंग होगी, ये सब, तो ये भी आपको पढ़ने होंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। अब आपको लग रहा होगा तुम तो यार पूरा बता दिए होगे, तुम तो सब टॉपिक के नाम ले दे रहे हो, इसको ऐसा नहीं कि छोटे में नहीं पढ़ा जा सकता है, मैंने अपने नोट्स में दिया है। अब आप एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में या तो आपको पता हो थोड़ा सा कि हाँ भाई ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे पता है, या आप पीएचडी किए हों, तो जितना क्लैट के लिए जरूरी है वो आपको कम ही पढ़ना होता है, आपको ज्यादा उससे पीएचडी नहीं करनी होती है, जितना आपको बीए एलएलबी में पढ़ाया जाता है, आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा।
तो अब वही बात है, ये सब चीजें जितने भी मैं दे रहा हूं, अगर मैं इसको 76 या 75 पेजेस में कंबाइन करके दे सकता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सालों लगेंगे इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पढ़िए इसको, क्योंकि ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और वही बात है कि 76 पेजेस आप 4 दिन में 20-20 पेज पढ़ेंगे, आपका ये सब हो जाएगा, आपको सबका आइडिया मिल जाएगा, 80% आपको पता चल जाएगा। कोई केस आता है फिर आप छोड़ेंगे नहीं कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग मुझे पता ही नहीं है। मान लीजिए केस आ गया कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से आप ये काम नहीं करा सकते हैं कंपनी में, आपको पता ही नहीं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, तो कैसे आप करेंगे? इसलिए आपको अगर उसकी जनरल नॉलेज होगी, उसकी उतनी नॉलेज होगी जितनी आपको बीएलएलबी के सेमेस्टर एग्जाम और क्लैट पीजी के लिए जरूरत है, तो वो आप केस पढ़ लेंगे, और फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज उसमें हेल्ड की गई होगी तो वो आप आंसर भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, और ज्यादा बड़ा नहीं बता रहा हूं मैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल है 4 दिन में करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल जो होते हैं उनके बारे में। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो काम करते हैं, जो नहीं काम करते सिर्फ इन्वेस्टर के तौर पे आते हैं, वो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनी होते हैं, ऑल्टरनेट, एडिशनल, ये सब देखना होगा। उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी ड्यूटीज, बोर्ड की जो पावर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, लोन जो डायरेक्टर को मिलता है या फिर जो भी रेन्यूमरेशन है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आया है, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट देख लीजिए, एक्शन सूट देख लीजिएगा, ये वाइंडिंग अप ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, और वाइंडिंग अप पूरा ही जो नोट्स में दे रखा है, एमलगमेशन, मर्जर, वाइंडिंग अप, ये तीनों आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, और ये जिसमें आपको मर्जर भी पढ़ना है, वाइंडिंग अप भी पढ़ना है, और एमलगमेशन भी पढ़ना है, आपको तीनों चीजें। फिर कॉर्पोरेट गवर्नर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, बस देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा बस देख लीजिएगा, हो जाएगा। और केसेस, इसके बाद लैंडमार्क केस जो मस्ट टू नो है, ये तो हम लोग के नोट्स में भी मिल जाएंगे, ये 10 मैंने लिख लिए हैं, और भी हैं, ऐसा नहीं कि बस यही लिमिटेड है, और भी हैं। तो ये चीजें हो गई, इतना आपको पढ़ना है। अब वही बात आ गई कि सर आपने हो सकता है भाई, मतलब नॉट सर प्लीज, आपने हो सकता है कि यही बता दिया हो कि पूरा आपने उठाया हो बेयर एक्ट, और आपने कहा हो कि ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, अरे वो टॉपिक तो 50 पेज का है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना भी मैंने आपको बताया है, ये बेसिक फाउंडेशन है कंपनी लॉ की, जो एक बच्चे से एक्सपेक्टेड होता है जो बीएलएलबी किया है और कंपनी लॉ पढ़ा है, कि उसको पता होगी। अगर उसने नहीं पता है, नहीं पढ़ा है, तो भी वो पढ़ सकता है। मैंने ये हर पॉइंट, हर चीज, इसकी हर इंपॉर्टेंट चीज, बहुत मेहनत लगी, लेकिन 75 पेजेस में, 76 मतलब पहला पेज है, 75 पेजेस में इसको कंबाइन करके रखा हुआ है। और अगर आप 20 पेज उसके एक दिन में पढ़ रहे हैं तो 4 दिन में आप निपटा देंगे। इतनी हर टॉपिक है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा होगा, ज्यादा ही होगा। जैसे हाँ, एक और चीज देखो, मुझे याद आ गया, सीएसआर, इसमें मैंने सीएसआर जो है इस वाले में नहीं इंक्लूड किया है, मेरे नोट्स में मैंने वो भी इंक्लूड किया है, क्योंकि सीएसआर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो भी आया हुआ है 2023 के एग्जाम में, तो सीएसआर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो कोई कम नहीं, ज्यादा ही होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके नोट्स लीजिए, नहीं भाई, प्लीज मत लीजिएगा। अगर आपको नहीं चाहिए और आपको जरूरत नहीं, आपने कहीं और सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज आप वो करिएगा, प्लीज प्लीज। लेकिन उनके जो नोट्स हों उनमें से सब मत पढ़ना, आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब पढ़ने बैठेंगे तो 3 महीने बचे हैं, नहीं कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे, आप 80% कवर कर लेंगे। और अगर आप 80% कवर कर लेंगे तो फिर फायदा ही क्या है, बाकी 20% के लिए आप 500 पेज और पढ़ें। वो 20%, बाकी 20% क्या है कि 20% के लिए क्या करना है आपको, कि जो केसेस आ रहे हैं रिसेंट वो कर लीजिए, जो लैंडमार्क केसेस हैं वो कर लीजिए, उनसे वो 20% भी कवर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अब मैंने इसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट में दे दिया है 4 डे कंप्लीट लॉ स्ट्रेटजी। अगर आप उस नोट से जा रहे हैं तो पहले पेज 1 से लेके पेज 18 तक पढ़ेंगे पहले दिन आप, तो आपके ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। वही टॉपिक जो ऊपर है, मैं आपको बस नाम लिख दिया है कौन कौन से टॉपिक हैं। दूसरे दिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ये टॉपिक हो जाएंगे। किसी भी दिन 20 से ज्यादा पेजेस नहीं होंगे आपके पास। डे 3 को करेंगे तो आपके पास ये सब टॉपिक हो जाएंगे, और डे 4 में जाएंगे तो आप एंड करके खत्म हो जाएगा। किसी भी दिन मैं आपसे ऑन एन एवरेज 20 पेज से ज्यादा पढ़ने को नहीं कह रहा हूं। अगर आपकी रीडिंग स्पीड सही है तो आप आराम से 20 पेज 3 घंटे में पढ़ लेंगे, समझने के बाद भी। उसके बाद अब मैं आपको एक रूल बताता हूं जो मैं फॉलो करता हूं रिवीजन का, 3, 2, 1। मान लीजिए कि आज आपको कंपनी लॉ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं पता कि कंपनी लॉ में क्या होता है, कैसे होता है और कहां होता है, आपको नहीं पता है। आप कहेंगे कैसे इसको अप्रोच करें, तो 3, 2, 1 जो रूल है, 3, 2, 1, मैं पहले 3 लेता हूं।
कि मान लो कि पहली बार मैं कंपनी लॉ आज पहले दिन बैठा 20 पेज पढ़ने के लिए और मुझे 3 घंटे लगा, ठीक है, तो अगली बार जब मैं उसी को पढ़ूंगा तो मुझे 2 घंटे लगेगा और उसके बाद 1 घंटा लगेगा। ये बता रहा हूं आपको, उसी से कम टाइम लगेगा। लेकिन पढ़ते कैसे हैं? जब पहली बार आप पढ़ रहे हो ना, तो कभी भी ये मत सोचिए मुझे ये रटना है, मुझे ये रटना है, ये रटना है। नहीं, समझिए क्या कह रहा है, बस उसको कहानी की तरह पढ़िए। मैंने उसी तरह बनाया है नोट्स कि आप कहानी की तरह पढ़िए कि कंपनी कैसे आ रही है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, मुझे नहीं याद करना सालमन वर्सेस सालमन, मुझे नहीं याद करना गिलफोर्ड वाला केस, नहीं मुझे नहीं याद करना, आज मुझे सिर्फ समझना है। उसके बाद जब अगली बार आप पढ़ेंगे तो उसमें आप स्केलेटन नोट्स बना लीजिएगा। और स्केलेटन नोट्स बनाने में आप क्या करेंगे कि आप जो ये 76 पेज के नोट्स हैं इसको मुश्किल से 20 पेज में कर लेंगे, ठीक है। तो आप 2-2 घंटे आप वो करिएगा। उसके बाद 1 घंटा वाला क्या है, ये जो है आप 20 पेज जब पढ़ा करेंगे तो हो सकता है कि आप 30 मिनट में ही पढ़ लें। अब आपको इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट पहले दिन क्लियर हो गया था। आपने लॉ क्या है, लॉ इज कॉमन सेंस, एक प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशन के लिए लॉ ले आए आप, लॉ इज कॉमन सेंस। तो अब लॉ क्या है आप समझ गए हैं कि क्या है। आपने स्केलेटन नोट्स बना लिया, उसमें क्या है, बस फैक्चुअल चीजें दे रखी हैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको आज मान लीजिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी का समझा दिया, अब आप मान गए क्या है, लेकिन अब इसमें फैक्ट होते हैं, सालमन वर्सेस सालमन है, उसका परपेचुअल जो उसकी इनहेरिटेंस जो होता है वो होता है। तो ये सब चीजें आपको, मतलब इट इज सेपरेट फ्रॉम ए शेयर होल्डर, ये सब आपको फैक्चुअल चीजें हैं जो लिखनी पड़ेंगी, वो आप ऐसे स्केलेटन नोट्स में लिख लीजिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो आपको 76 पेज, पहले तो आपको जो किताब 500 में मिल रही वो 76 में मिल गई, 76 को आपने समझ लिया अच्छे से, आपने उसको 20 में कर लिया और आपने पढ़ लिया। ये काम आप पहले जो पहला टर्म है ये 3 घंटे वाला, अगर रोज रोज 3-3 घंटे आप दे रहे हैं तो 4 दिन में कर लेंगे। ये काम आप 2 दिन में कर लेंगे अगर रोज 2-2 घंटे दे रहे हैं, और ये काम आप आखिरी में 1 ही दिन में रिवाइज कर देंगे। तो अगर आप दिन में 3-2 घंटे भी दे रहे हैं और मतलब 10 से 2 बैठ गए, 10 से 12 बैठ गए, 10 से 1 बैठ गए अगर, तो भी आप 5-6 दिन में आराम से कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत हेक्टिक था। इसी के साथ एक और एक्ट ले लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ले लीजिएगा, कोई हल्का एक्ट ले लीजिएगा, उसको भी खत्म कर दीजिएगा। मैं तो कहूंगा 2 एक्ट लीजिए, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में 3 महीने बचे हुए हैं क्लैट पीजी को और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो ऐसे ही 3-3 घंटे के 3 या 4 स्लॉट होने चाहिए। 7-8-9 घंटे आप दीजिए और उसके बाद कवर हो जाएगा। सोचिए आप अगर 8 घंटे या 9 घंटे दे रहे हैं तो ये तो आपको 1/3 टाइम लेगा, और 1/3 टाइम लेने के बाद भी ये 5-6 दिन में खत्म हो जा रहा है, जिसको आप इतना बड़ा समझ रहे थे। और 5 से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप समझ लीजिए 10 नंबर अगर आपके आ गए, आपने इतना ही पढ़ के, तो क्या दिक्कत है। मान लो नहीं 10 आए, 8 आ गए, आप जो छोड़ के जा रहे हैं वो अच्छे से आप निकल लेंगे। तो कंपनी लॉ करिए, जिस भी नोट से करना हो आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके पास हो, लेकिन इन टॉपिक्स के अराउंड अपनी प्रिपरेशन को रिवॉल्व कराइए। और अगर आपको चाहिए, मैं पीवाईक्यू अभी एनालाइज कर रहा था, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट नीचे कर दीजिएगा कि पीवाईक्यू आप एक अलग फोल्डर में बना के जितने भी पीवाईक्यू हैं कंपनी लॉ के, वो आप हमको प्रोवाइड कर दीजिए, मैं कर दूंगा। लेकिन अच्छा नंबर होगा अगर, तो अगर 50-60 लोग बोलेंगे तभी, क्योंकि उसमें लगेगा मुझे 3-4 घंटा, मुझे अपनी टीम को कहना पड़ेगा, वो 3-4 घंटे लगाएंगे। तो अगर वो इतना काम कर रहे हैं और 3 बच्चों को फायदा हो रहा है तो फिर मैं नहीं करना चाहूंगा। और अगर हैं 30-40-50 लोग हैं जो अगर ये काम चाहते हैं कि पीवाईक्यू उनको सब्जेक्ट वाइज मिल जाए, तो कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, ऐप पर अपलोड हो जाएगा, वेबसाइट पर आप जा ही सकते हैं, यूट्यूब पर आप हैं ही। तो टाटा बाय, तैयारी शुरू करिए, 4 दिन में खत्म करिए इसको। और भी जो स्ट्रेटजी की वीडियो होंगे आप बताइएगा किसकी चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, बाय।